बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से दो प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम नंबर 4 है और दूसरा प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम नंबर 4 में हम प्रॉबिलिटी ट्री अप्रोच यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 5 में हम पोर्टफोलियो अप्रोच यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। Zonix Graphics Incorporation is evaluating a new technology for its reproduction equipment. The technology will have a 3-year life and will cost $1,000 and will have an impact on cash flows that is subject to risk. तो ये जो प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 3 years है और उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो $1,000 है। Management estimates that there is a 50-50 chance that the technology will uh, either save the company $1,000 in the first year or save it nothing at all. तो मैनेजमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि इसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो जाए और $1,000 हमें फर्स्ट ईयर में रिसीव हो, या फिर हमें कुछ भी जो है वो हम सेव ना कर सकें और कैश जो कैश फ्लो है वो ज़ीरो। इफ नथिंग एट ऑल सेविंग्स इन द लास्ट 2 years वुड बी ज़ीरो एज वेल। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में तो अगले जो 2 साल होंगे हमें उसमें भी ज़ीरो कैश फ्लो ही रिसीव होगी। Even here, there is some possibility that in the second year, additional outlay of $300 would be required to convert back to the original process. For the new technology may decrease efficiency. तो ये possibility है कि हम second year में अगर वो bounce out हो जाती है यानी कि वो successful नहीं होती तो हम $300 का additional outlay करें। Management attaches a 40% probability to this occurrence if the new technology bombs out in the first year. अगर first year में वो ये मतलब successful नहीं होता project और हमें ज़ीरो कैश रिसीव होता है तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि हम फिर जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे $300 की। If the technology proves itself in the first year, it is felt that second year cash flows will be $1,800, $1,400 and $1,000 with probabilities of 0.20, 0.60 and 0.20 respectively. अगर ये फर्स्ट ईयर में टेक्नोलॉजी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो यानी $1,000 हमें रिसीव होते हैं तो सेकंड ईयर में हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमें 3 तरह की कैश फ्लो रिसीव हो सकती हैं। एक तो $18 कैश फ्लोज है जिसकी प्रॉबिलिटी 20% है और दूसरा $1,400 है जिसकी प्रॉबिलिटी जो है वो 60% है और $1,000 रिसीव करने की प्रॉबिलिटी जो है वो 20% है। In third year, cash flow is expected to be either $200 greater or $200 less than the cash flow in period 2 with an equal chance of occurrence. और तीसरे साल में हम जो एक्सपेक्ट करें वो ये है कि या तो वो $200 जो प्रीवियस ईयर है उसकी कैश फ्लो से ज़्यादा होंगे और या फिर वो जो प्रीवियस ईयर की कैश फ्लोज है उसमें से $200 लेस रिसीव होंगे। उन दोनों के जो अकर होने की प्रॉबिलिटी है वो 50-50 है। Again, these cash flows depend on the cash flow in period 1 being $1,000. ये जो कैश फ्लोज ने बेसिकली डिपेंड कर रही है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर में $1,000 रिसीव हो जाते हैं। A. Set up a tabular version of a probability tree to depict the cash flow possibilities and the initial conditional and joint probabilities. तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे जिसमें हम जो है पॉसिबल कैश फ्लोज उसको हम शो करेंगे और उसके साथ साथ इनिशियल कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो साथ साथ हम शो करेंगे। Second may be calculate a net present value for each of the 3-year possibilities using a risk-free rate of 5%. B पार्ट में फिर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करेंगे जो कि 5% डिस्काउंट रेट हमें गिवन है। C में कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेड इन द प्रोबेबिलिटी और C पार्ट में हम फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वो डिटरमिन करेंगे और D पार्ट में हम रिस्क फाइंड करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे इस प्रोजेक्ट की। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने ए पार्ट जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है टाइम 0 वो $1,000 है। ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 हमने लिख दिया, उसके बाद ब्रांच लिख दिया। ईयर 1 में जो प्रॉबिलिटी है वो इनिशियल प्रॉबिलिटी कहलाती है। जो फर्स्ट ईयर में प्रॉबिलिटी होती है उसे हम इनिशियल प्रॉबिलिटी कहते हैं। इनिशियल प्रॉबिलिटी के साथ हमने लिखा नेट कैश फ्लो। इस तरह से ईयर 2 में कंडीशनल प्रॉबिलिटी क्योंकि ये डिपेंड करती है फर्स्ट ईयर की कैश फ्लोज के ऊपर तो इसे कहते हैं कंडीशनल प्रॉबिलिटी और नेट कैश फ्लो हमने लिख दिया। ईयर 3 में इसी तरह हमने कंडीशनल प्रॉबिलिटी लिखा और नेट कैश फ्लो लिख दिया। फिर उसके बाद हमने ब्रांच लिख दिया। तो जैसे हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा कि 50-50% चांस है कि या तो ये सक्सेसफुल हो जाए यानी या फिर ये जो है वो सक्सेसफुल ना हो।
यानी अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर ज़ीरो कैश फ्लो हमें रिसीव होती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें $1000 कैश फ्लो जो है वो रिसीव होगी फर्स्ट ईयर में, और दोनों की जो चांस ऑफ अकरेंस है वो 50-50% है। ईयर 2 में जो है वो 40% प्रॉपर्टी थी कि इसके अंदर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें $300 की, तो ये $300 हमने आउटले लिख दिया नेट कैश फ्लो के नीचे। और अगर 40% प्रॉपर्टी है $300 की इन्वेस्टमेंट की, तो 60% प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ना करें, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो। ईयर 3 में जो है वो हमें जो क्योंकि हमें यही कहा था कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अगर ये फर्स्ट ईयर में ज़ीरो कैश फ्लो रिसीव होती है तो सेकंड और थर्ड ईयर में हमें फिर ज़ीरो कैश फ्लो ही रिसीव होगी। तो ईयर 3 में हमें जो नेट कैश फ्लो रिसीव हो रही है वो $0 रिसीव हो रही है। इसी तरह अगर 60% प्रॉपर्टी है कि नेट कैश फ्लो अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हमें कैश फ्लो जो है वो ज़ीरो कैश फ्लो रिसीव होगी। और ईयर 3 में भी जो है वो हम 100% श्योरिटी है कि वो ज़ीरो कैश फ्लो ही रिसीव होगी। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये हमें $1000 रिसीव होते हैं तो फिर हमारी क्या कैश फ्लो होगी सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो ईयर 2 में हमने देखा कि $1000 हमें रिसीव होने की पॉसिबिलिटी है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। इसी तरह $14 हम रिसीव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें अगर $14 रिसीव होते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। इसी तरह $1800 के रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। इसी तरह ईयर 3 में 50% चांस था कि या तो हमें पिछले साल की कैश फ्लो से $200 कम रिसीव हो या $200 ज़्यादा रिसीव हो। तो हमने 1000 में से 200 लेस किए तो $800 आ गया। इसी तरह अगर 1000 में $200 ऐड कर देंगे तो वो 1200 आ जाएगा। तो 50-50 चांस है, 0.5 कंडीशन प्रॉबिलिटी है और 0.5 ही $1200 के रिसीव होने की प्रॉबिलिटी है। तो $800 $1200 हो गए। इसी तरह जो सेकंड है $14 ने हमने $200 लेस किए तो $1200 आ गए, और $200 ऐड किए तो वो $1600 आ गए। इस तरह $18 में से $200 लेस किए तो $1600 आ गए, और ऐड किए तो वो $2000 आ गए। और ये तकरीबन 8 ब्रांचेस बन जाती हैं। द फर्स्ट ब्रांच, द सेकंड ब्रांच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8। तो हमारे पास जो पॉसिबल कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं वो 8 कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं। अब इनकी जो जॉइंट प्रॉबिलिटी है, जॉइंट प्रॉबिलिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये जितनी भी प्रॉबिलिटीज़ हैं इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो ईयर 3 की प्रॉबिलिटी को ईयर 2 के साथ और फिर ईयर 1 के साथ। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी जॉइंट प्रॉबिलिटी, यानी कि इस कैश फ्लो स्ट्रीम की अकरेंस की जॉइंट प्रॉबिलिटी क्या है। तो 0.4 इंटू 0.5 आ जाएगा 0.2। इसी तरह 1 इंटू 0.6 और 0.6 को मल्टीप्लाई कर दे 0.5 से तो 0.3 हो जाएगा। ब्रांच 2 की जो जॉइंट प्रॉबिलिटी है यानी इस कैश फ्लो स्ट्रीम की वो है 0.3। इसी तरह जो नेक्स्ट है ब्रांच 3, इसमें 0.5 इंटू 0.2 ये आ जाएगा 0.10, और 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 0.05 आ जाएगा। इसी तरह 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे जो फोर्थ ब्रांच है इंटू 0.2 से तो 0.10, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 0.05 आ जाएगा। जो फिफ्थ ब्रांच है उसकी 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो ये 0.3 हो जाएगा, और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 0.15 आ जाएगा। इसी तरह जो सेवन्थ है इसमें भी 0.5 को मल्टीप्लाई करके 0.2 से और ये 0.1 आ जाएगा, और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो 0.05 आ जाएगा, और 8 का भी 0.05 ही होगा। तो हमने जो है वो 8 ब्रांचेस जो थी इन सब की जॉइंट प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिन कर ली। तो फर्स्ट ब्रांच की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो 0.20 हो गई, सेकंड ब्रांच की जो जॉइंट प्रॉपर्टी है वो 0.30 होगी, थर्ड की 0.05, फोर्थ की 0.05, फिफ्थ की 0.15, सिक्स की 0.15, सेवन्थ की 0.05, एट्थ की 0.05। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने एनपीवी फाइंड करनी है। एनपीवी फाइंड करने के लिए हमने हर ब्रांच की एनपीवी फाइंड करनी है 1 से लेके 8 ब्रांचेस तक। तो एनपीवी फाइंड करने का फार्मूला वही है जो कि आपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पे पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो हम क्या करेंगे, हम हर ब्रांच की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि $1000। तो जो पहली ब्रांच है अगर उसका हम देखें तो हम कैसे क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। ईयर 1 में हम लिखेंगे 0 इंटू प्रेजेंट PVIF
और 5% डिस्काउंट रहता है 5% और N1 हो जाएगा, प्लस फिर आपके पास -300 इंटू PVF 5% N2 हो जाएगा, प्लस जो 0 इंटू PVF और आपके पास 5% N3 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 1000 में से, तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच है उसकी NPV आ जाएगी $1272। इसी तरह हम सेकंड ब्रांच की भी NPV फाइंड करेंगे, यानी 0 इंटू PVF और 5% N1, फिर 0 इंटू PVF 5% और N2 और फिर ये N3 हो जाएगा। क्योंकि तीनों जो कैश फ्लो के वो जीरो है, तो जीरो जब मल्टीप्लाई होकर सारा इसको जो सम आएगा वो जीरो ही आएगा। तो आप इसको हमारे पास जो आउटफ्लो है -1000, तो जीरो में से 1000 लेस करें तो -1000 ही आएगा। तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो -1000 होगी सेकंड ब्रांच की। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने थर्ड ब्रांच की जो है NPV फाइंड करनी है। तो 1000 इंटू PVF 5% N1 प्लस 1000 इंटू PVF 5% N2 और 800 इंटू PVF और 5% N3। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनको डिटरमिन करेंगे, इनको ऐड करेंगे, लेस कर देंगे आउटफ्लो में से, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम $1200, इसी तरह 1000 इंटू PVF 5% N1, 1000 PVF इंटू PVF 5% N2 प्लस 1200 इंटू PVF 5% N3। तो हमारे पास जो है वो फोर्थ ब्रांच की, इस तरह फिफ्थ ब्रांच की, इस तरह सिक्स, सेवंथ, एट्थ तमाम ब्रांचेस के हमने NPVs जो है वो फाइंड कर ली और हमने हर ब्रांच के सामने उसकी NPVs लिख दी। ब्रांच 1, ब्रांच 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसके सामने हमने नेट प्रेजेंट वैल्यूज लिख दी। नेट प्रेजेंट वैल्यूज को फिर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हर एक की जो है वो हमने ब्रांच 1 है तो उसकी जो रिस्पेक्टिव जॉइंट प्रोबेबिलिटी थी उसके साथ हमने उसको NPV को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम जब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड NPV आ जाएगी। सी पार्ट में उन्होंने पूछा था कि आप हमें इसकी एक्सपेक्टेड NPV डिटरमिन करें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी NPVs को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जब हम उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड NPV आ जाएगी। अगर उसको राउंड कर लें तो हमारे पास $661 जो है वो एक्सपेक्टेड NPV है। लास्ट में ये पूछा गया था डी पार्ट में कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट रिस्क। तो रिस्क जो प्रोजेक्ट का रिस्क है वो क्या होगा, तो उस पर डिटरमिन करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज करके हमने इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है वो $1805। तो फार्मूला क्या होगा, NPV माइनस ये जैसे NPV लिखा है फर्स्ट ब्रांच NPV माइनस एक्सपेक्टेड NPV यानी 661, तो NPV माइनस एक्सपेक्टेड NPV उसका होल स्क्वायर और उसकी रिस्पेक्टिव जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसी तरीके से -1000 माइनस 661 उसका होल स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी से 0.3 के साथ। तो इसी तरीके से हम तमाम जितने भी NPVs है उसका जो है वो उसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड NPV से, उसको स्केल लेंगे, उसको उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका पूरे होल का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो $1805 जो है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले समझना है और उसको समझ के आपने जो सही तरीके से उसकी जो कैश फ्लोज है उनको डिटरमिन करना है। इन डायग्राम हमने बनाई है वो डायग्राम आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने कैश फ्लोज को सही तरीके से डिटरमिन किया है तो फिर आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने उसको सही तरीके से आपने ड्रॉ नहीं किया तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है वो क्वेश्चन आपका सही तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो बाकी सिर्फ कैलकुलेशंस है, NPV निकालने का तरीका आपको आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी आपको आती है, लेकिन मेन चीज़ सिर्फ यही है कि क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर उसको प्रॉपरली ड्रॉ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम नंबर 5 हम देखते हैं। The Flotsam and Jetsam wreckage company will invest in 2 of 3 possible
proposals, the cash flows of which are normally distributed. The expected net present value are discounted at the risk-free rate and the standard deviation for each proposal are given as follows. तो इसमें हमने दो प्रोजेक्ट्स, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इन तीन प्रपोजल्स हैं और उसमें से हमने किसी दो के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी और हमारा जो डिस्काउंट रेट जो है वो रिस्क फ्री रेट होगा। इसका जो डाटा में गिवन है प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 3, इसकी एक्सपेक्टेड एनपीवीज हमें गिवन है, जो कि फर्स्ट प्रपोजल है उसमें $10,000 है, सेकंड में $8,000 है और थर्ड में $6,000 है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फर्स्ट प्रपोजल की 4,000 है, सेकंड की 3,000 है और थर्ड की 4,000 है। Assume the following correlation coefficient for each possible two project combination, which combination dominates the others। हमने जो है वो correlation coefficient भी हमें गिवन है नीचे प्रपोजल कॉम्बिनेशन में 1 with 2, 1 with 3 और 2 with 3, और हमने ये देखना है कि कौन सी जो कॉम्बिनेशन है, हमारे पास तीन प्रपोजल्स थी, तीन हमने कॉम्बिनेशन बनाए उसके, अगर हम एक और फर्स्ट और सेकंड प्रपोजल ले लें इसमें इन्वेस्टमेंट करें, या फर्स्ट या थर्ड ले लें उसमें इन्वेस्टमेंट करें, या सेकंड या थर्ड लें उसमें इन्वेस्टमेंट करें, और इसके साथ हमें उन्होंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे जो सॉल्व करेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रपोजल जो है वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करता है, यानी कि हम फिर किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जो डोमिनेशन किस बेस पे होगी, वो ऑब्वियस है कि उसकी जो एक्सपेक्टेड एनपीवीज है उसकी बेस पे और उसके रिस्क की बेस के ऊपर। तो पोर्टफोलियो का जो बना रहे हैं हम दो प्रोजेक्ट्स का, तो उसमें हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा एनपीवी यानी रिटर्न हमें किस में मिल रहा है और जिस कॉम्बिनेशन का रिस्क जो है वो कम होगा। एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड करना, जैसे मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में, कि ये तो आसान काम है। जैसे हमारे पास गिवन एक्सपेक्टेड एनपीवीज, तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट और सेकंड प्रपोजल लेते हैं तो इसकी जो फर्स्ट प्रपोजल है इसकी एनपीवी $10,000 है और जो सेकंड प्रपोजल है इसकी एनपीवी $8,000 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 18,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर फर्स्ट और थर्ड प्रपोजल लेते हैं, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो फर्स्ट की 10,000 और थर्ड की 6,000, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल एनपीवी आ जाती है 16,000। सेकंड और थर्ड करें 8,000 प्लस 6,000 तो हमारे पास एनपीवी आ जाती है 14,000। यानी अगर हम फर्स्ट और सेकंड प्रपोजल ले लें तो टोटल जो एनपीवी हम अर्न करेंगे वो $18,000 है। फर्स्ट एंड थर्ड ले लें तो फिर हमारे पास जो टोटल हम एनपीवी अर्न करेंगे वो 16,000 है, और सेकंड एंड थर्ड ले लें तो फिर हमारे पास हम जो अर्न कर रहे हैं वो $14,000 है। तो सबसे ज़्यादा एनपीवी जो है वो फर्स्ट और सेकंड केस में। तो अब हम इसका रिस्क फाइंड करेंगे, इसका रिस्क क्या है। रिस्क फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसकी फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दो प्रपोजल्स हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसमें हमारे पास सिग्मा हमें गिवन है और हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी गिवन है, यानी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 का 4,000 है, सेकंड का 3 और थर्ड का 4 है। तो हम क्या करेंगे, हम सिग्मा 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस हम सिग्मा 2 का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट और 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड है, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 R12। R12 हमें गिवन है कि फर्स्ट विद 2 का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0.60 है। तो उसको अब फार्मूला में जो है वो उसको पुट करेंगे। 4,000 का स्क्वायर लिया प्लस 2 इंटू 0.6 क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट R12 है, इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 प्लस जो है वो 3,000 का स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रपोजल उसका सिग्मा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये प्लस सेकंड 2 का स्क्वायर और फिर 2 इंटू R12 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई वो 6,277 है। इसी तरीके से हमने फर्स्ट और थर्ड प्रपोजल उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमिन कर लिया। इसी तरह हमने सेकंड एंड थर्ड की जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी हमने डिटरमिन कर ली। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ गई 6,693 और जो सेकंड एंड थर्ड है उसकी आ गई $6,083। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फर्स्ट एंड थर्ड की है और जो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेकंड एंड थर्ड की है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू या जैसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है,
अगर अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सेम ना हो तो फिर स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो आपको हेल्प नहीं करता है सही डिसीजन लेने में। तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, आप रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं रिस्क का, जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिटरमिन करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड का अगर जो कोफिशिएंट वेरिएशन है वो आ जाता है 0.35%। फर्स्ट एंड थर्ड का 42.42 और सेकंड एंड थर्ड का 0.43। तो जो सबसे मिनिमम है वो 0.35 है, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोजेक्ट है अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका रिस्क जो है सबसे लो है। और इसका जो एनपीवी है इन फर्स्ट एंड सेकंड का $18,000 है, जो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस अगर हम फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें तो हम ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं और हमारा रिस्क भी जो है वो सबसे कम होगा। तो हमें अगर हम रिस्क एंड रिटर्न को देखें तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका रिटर्न हाई हो और जिसका रिस्क कम हो। तो जो रिस्क अवर्सिव इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा और रिस्क कम हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 dominates the other two combinations based on expected net present value and coefficient of variation of net present value। तो अगर हम इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखें तो फिर हम यही कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्ट जो है ये डोमिनेट कर रहा है बाकी दोनों प्रपोजल्स को, और हमें इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के उसको हम फिर इंटरैक्टिव सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं। तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।